बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान। अभी जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं थोड़ी देर के बाद, अगर आपने इसको जल्दी सुना है तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब लगभग 10 बजे के करीब सुबह वो पेश होने जा रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है इस्लामाबाद में। और इमरान खान साहब का जो 9वां हल्का है जहाँ से कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे वहाँ से भी मंजूर हो गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने के हवाले से बेंच की समाअत हुई है कल के दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पे हम बात करेंगे। 2022 और 23 में दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरत में शामिल है जहाँ पे बड़े सीरियस इश्यूज हैं। सैलाब से अब तक के नुकसानात क्या हुए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने और समा ने जो आलमी मीडिया ने कवरेज की है इमरान खान साहब की, और मैंने उसके बारे में बताया था कि लगभग 2.5 दर्जन के करीब दुनिया की बड़े बड़े आलमी इदारे, नशरियाती इदारे, उन्होंने इमरान खान साहब की खबर को उठाया है। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और समा टीवी ने इसके ऊपर अलग किस्म की कवरेज कर दी है। जबकि बिलों में कमी का एक धोखा हुकूमत पाकिस्तान गरीब शहरियों को देने जा रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीलॉग के अंदर। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाइना ने क्लियर किया है, और ये कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल, उनका ये कहना है, ली बीजियान, उनका ये कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो तासुर बनाया गया है या जो बार बार कहा गया है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कॉलम शालम भी लिख देते थे इसके ऊपर, जंग अखबार में छपते थे ज़्यादातर। अब आप समझ गए होंगे कौन लोग हैं और क्यों लिखते थे और क्या लिखते थे कि जनाब सी पैक बंद कर दिया, सी पैक रूल बैक कर दिया, सी पैक पे इमरान खान काम ही नहीं कर रहा। तो उस पर इमरान खान की हुकूमत में सी पैक पर काम बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। ये चीन के कौंसल जनरल ने इसका एतराफ़ किया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाक चीन इक्तसादी राहदारी पर काम बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ और अच्छा काम होता रहा है। मैं खुद उसका गवाह हूँ, मैंने बहुत सारा इसको विजिट किया है। बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और बल्कि जब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आती है किसी मुल्क के अंदर तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। जैसा कि अब पाकिस्तान का रुझान मगरब और अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, तो फिर चाइना की तरफ हमारा रुझान ऑटोमेटिकली मुतासिर हो जाता है। आप ये दो अलग अलग दुनिया में कैंप्स बन रहे हैं। पाकिस्तान पहले चाइना, रशिया और तुर्की और ईरान, और इस तरफ पाकिस्तान की तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की ज़्यादा तवज्जो दूसरी तरफ दिखाई देती है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान कभी भी किसी एक कैंप को प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर पाता। हम गरीब मुल्क हैं, हमें पैसे चाहिए होते हैं, कभी यहाँ से ले लेते हैं, कभी वहाँ से ले लेते हैं, और इसी तरह हम अपना काम चलाते हैं। इमरान खान साहब आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं, और ये खबर पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर छपी है और बहुत बड़े पैमाने पर छपी है। अच्छा, ये जो पेशी है इमरान खान साहब की, ये बड़ी हसास नौइयत की है। क्या हुकूमत अभी गिरफ्तार कर लेगी उनको, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको इसका जवाब पहले दे देता हूँ कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न ये है कि हुकूमत जानती है कि अगर उनको हुकूमत करनी है तो इस वक्त उनको इस तरह का पंगा नहीं लेना। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली हुई है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बड़े वफद के साथ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कतर गए हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एक बड़ा वफद लेकर कनाडा गए हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो तुर्की में हैं, कुछ लोग जो हैं वो लंदन में हैं। सारे इधर उधर भागे हुए और सिंध पूरा डूबा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में इतने बड़े लीडर को गिरफ्तार करना ये एक बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इस मौके पर इमरान खान साहब की जो अपनी क़यादत है, पार्टी की बाकी लोग हैं, वो सारे उनके साथ जा रहे हैं। लेट्स सी अदालत में होता क्या है। ये सिर्फ एक दहशतगर्दी का मुकदमा है जिसमें एक लीडर ने यह कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तुम लोगों के खिलाफ, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, और इस बात के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो गए। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि आईजी और डीआईजी, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, हम तुम्हारे ऊपर केस बनाएंगे। इस पे कहां से दहशतगर्दी आ गई? इस पे कौन सा दहशतगर्दी का केस बनता है? भारत बना दिया है। मेरे ख्याल में तो पहली पेशी पे आज ये उड़ जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं वहां पे कैसा इंसाफ मिलता है, क्योंकि मैंने एक चीज तो मैंने बड़ी विटनेस की है खुद, और मेरे आजकल ये बात बहुत फैली हुई है वकला के अंदर। हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, हर कोई शाबाश दे रहा है, हर कोई सताइश कर रहा है, हर कोई आवाज उठा रहा है, और वो ये कह रहा है कि लोअर जुडिशरी ने कमाल कर दिया है। लोअर जुडिशरी प्रेशर नहीं ले रही। लोअर जुडिशरी के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालो, हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो ना सिर्फ बदतरीन प्रेशर के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है,
बदतरीन हालात के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, बल्कि वो आगे बढ़ के बड़े अच्छे तरीके से अपनी फहम के मुताबिक हक के साथ इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहे हैं। ये बड़ी एक कामयाब चीज है और ये उम्मीद की एक किरण होती है हमेशा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान की जुडिशरी काम करती रहे तो पाकिस्तान को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अच्छा, अब इमरान खान साहब के 9 में से एक हलका था जहां पे कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे, और वो था फैसलाबाद का। उस पर हमने आपको पहले खबर दी थी कि वो मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी 8 में हो गए हैं। तो लिहाजा जब अपील के अंदर गए तो वहां से इमरान खान साहब के मंजूर हो गए हैं कागजात नामजदगी, और अब 9 के 9 हलकों से इमरान खान साहब 25 सितंबर को इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इलेक्शन हुए तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि क्योंकि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि सितंबर के पहले 15 दिनों के अंदर शायद आम इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाए, और नवंबर में या दिसंबर में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएं, तो उससे पहले पहले जो है वो इमरान खान साहब अगर तो ये इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर तो ये 9 हलकों के इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर इन 9 हलकों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो इन 9 हलकों को जीत गए तो एक नया मोमेंटम बन जाएगा, एक नई मिसाल बन जाएगी। अभी हाल ही में उन्होंने कराची में 13 जमातों को अकेले ने शिकस्त दी है और एक आम वर्कर के जरिए से दी है। तो ये मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं वफाकी हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के मुखालिफ पीडीएम के पूरे इत्तेहाद के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिलता है हालिया इंतखाबात में, तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी खबर होगी। उसका एक रीजन है, देखें ओवरसीज पाकिस्तानी लगभग 90 लाख पाकिस्तानी है और ये ज़्यादातर वोट डालना चाहते हैं। अगर इनको वोट डालने का हक मिल गया तो ये ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट डालेंगे, ये सब जानते हैं। और इसीलिए पीडीएम की जमातें और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है। ये इमरान खान साहब की जमात ने एक अपील कर रखी है और 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की ज़ेरे सरबराही ये बेंच काम कर रहा है और इसमें समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करने की दरखास्तों पर समाअत की जा रही है, और ये इमरान खान साहब की दरखास्त है। शेख रशीद अहमद इसमें पेश हुए थे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स में कहा कि धांधली तो यहाँ भी पाकिस्तान में इंतखाबात में होती है, तो धांधली रोकने के लिए आप इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। धांधली रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के इकदाम का अदालती जायजा लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है, मगर खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक कई फैसले पहले ही दे चुकी है। अदालत ने इमरान खान की दरखास्त को रजिस्टर्ड करने का हुक्म देते हुए कहा कि बज़ाहिर ये बुनियादी आईनी हुकूक और अवामी मफाद का मामला है। अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब भी हैं इसमें, और उन्होंने पूछा कि क्या मौजूदा असम्बली बुनियादी हुकूक के हवाले से तरमीम करने की मजाज है। असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद बहुत कम है। देखो, तो 2/3 अक्सरियत के साथ ये आइन में तरमीम हो सकती है, वहाँ पे तादाद तो बहुत कम है, और ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, यानी बुनियादी हक है आपका जब आप वोट डालते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो अदालत ने उठाया वहाँ पे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है, यानी सादी बात यह है कि मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से 1-1 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं। उधर ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना 30 अरब डॉलर भेजते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते, अगर वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। वैसे ये तो बड़ी ज्यादती है जो उनके साथ ये वाली हुकूमत कर रही थी, इंपोर्टेड हुकूमत, लेकिन अदालत ने उम्मीद दिलाई है अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से आएंगे, तो फिर वो 80% से भी ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी कभी भी किसी और को वोट नहीं डालेंगे, वो सिर्फ इमरान खान को वोट डालेंगे। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया और समा टीवी ने क्या किया। इमरान खान साहब को जो कवरेज मिली है, एक तो ये पहली दफ़ा नहीं मिली उनको आलमी मीडिया में। इमरान खान साहब कुछ भी करते हैं आलमी मीडिया की जीनत बन जाते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जब स्पीच की तो दुनिया के लगभग 3-4 दर्जन बड़े बड़े जरीदों ने उसको लिखा, उस वक्त भी लिखा था। उन्होंने जब OIC की तब भी सबने लिखा था। जिस दिन इमरान खान साहब को ओहदे से हटाया गया उस दिन भी दर्जनों अखबारात आलमी वो लिख रहे थे इसके बारे में, और इमरान खान को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा मिला तब भी सबने लिखा था। इमरान खान का जो बैनुल अक़वामी सतह पे कद है वो बहुत बड़ा है, उनके हर बयान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो उनके ऊपर जब मुकदमा हुआ और जब दहशत गर्दी का मुकदमा हुआ
اور یہ وہ آدمی ہے جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو جا کر بتایا کہ اسلام یا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. اس کے اپنے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد میں دے دیا گیا صرف یہ کہنے کے اوپر کہ میں قانونی کارروائی کروں گا. اب ایسے بندے کے لیے کوریج ہوئی ہے, عالمی سطح کے اوپر ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس مرتبہ یہ کوریج اس لیے ملی ہے کہ ملعون سلمان رشدی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی عمران خان صاحب نے مذمت کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس کو ڈینائی کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں نے مذمت نہیں کی, میں نے کچھ اور کہا تھا, میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹا کر ڈالا گیا ہے. اور پھر انہوں نے سلمان رشدی کے بارے میں اپنے اصل موقف کو بیان بھی کیا. یہ عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب مذہب کو بیچنے کا کوئی موقع عمران خان کے خلاف ضائع نہیں ہونے دیتے. وہ ہمیشہ اس طرح کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ غور کریں, یہی فضل الرحمان کبھی نہیں بولے جب توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی تھی, ناموس رسالت کا جو ایک قانون بنایا ہوا پاکستان میں, جب اس کے اندر ایک ترمیم کی جا رہی تھی تو نواز شریف صاحب کا دور تھا. اس وقت فضل الرحمان صاحب ایک لفظ نہیں بولے, اور جب فضل الرحمان صاحب سے بار بار سوالات کیے گئے تو فضل الرحمان صاحب نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں, تب فضل الرحمان صاحب بالکل نہیں بولے تھے, اقتدار کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. ابھی حال ہی میں ان کے بیٹے نے ایک رقص و سرور کی محفل جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں, اس کے اوپر بھی فضل الرحمان صاحب کچھ بھی نہیں بولے. تو یہ فضل الرحمان صاحب کا جو دین ہے وہ صرف تب جاگتا ہے جب کوئی مخالف کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگانا ہو. فضل الرحمان صاحب مذہب کو ہمیشہ سیاست کے لیے استعمال کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنی سیاست کو کبھی مذہب کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ آپ یاد رکھیے گا. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے سیاست کی ہے, کبھی یہ نہیں کی کہ اپنی سیاست سے مذہب کو کوئی فائدہ دیا ہو. ایسا وہ کر نہیں پائے, بلکہ ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. کبھی اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیا, کبھی اس کو وہ کہہ دیا, کبھی اس کو وہ کہہ دیا. خاص طور پہ عمران خان کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں. عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی وزیر اعظم ہوتے ہوئے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آواز اٹھائی, رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, دینی تعلیم کو اسکولوں کالجوں میں لازمی قرار دیا. یہ وہ آدمی ہے جس نے ہر جگہ پہ ریاست مدینہ کی بات کی, اور اس آدمی کے اوپر میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے فضل الرحمان صاحب کو, اور یہ ایک زیادتی ہے جو وہ لگاتار کرتے ہیں. سما ٹی وی کیونکہ علیم خان کا ہے تو علیم خان صاحب کی جو پرابلم ہے وہ سما ٹی وی میں آپ کو بار بار جھلک نظر آتی ہے. علیم خان صاحب کو لگتا تھا کہ عمران خان کو چھوڑنے کے بعد وہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے, لیکن علیم خان صاحب نے عمران خان کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکے, تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں دے سکے, بلکہ جو مدعے علیم خان صاحب نے کھڑے کیے تھے وہ الٹے ہو گئے. حتیٰ کہ علیم خان صاحب نے پنجاب کی حکومت چھیننے کی کوشش کی تھی, وہ آج بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے. علیم خان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کا ٹی وی یہ بدلے لیتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب امریکہ کے مخالف اپنے آپ کو کہتے ہیں تو دیکھیں امریکن اور مغربی میڈیا عمران خان کے حق میں لکھ رہا ہے. تو ایکچولی عمران خان صاحب نے کبھی بھی امریکہ کی مخالفت نہیں کی, غلامی کی مخالفت کی ہے. انہوں نے ہمیشہ امریکہ کے غلاموں کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ دوستی کرنا چاہتے ہیں, تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, معاملات ہمیشہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن غلامی نہیں کرنا چاہتے. یہ فرق ہے عمران خان کے کہنے میں اور سما ٹی وی کے سما ٹی وی نہیں. سما ٹی وی میں بڑے جینیس لوگ بیٹھے ہیں, سارے بڑے قابل احترام ہیں. علیم خان کے سمجھنے میں اور عمران خان کے کہنے میں یہ فرق ہے. بلوں کے معاملے میں ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا. بجلی کے بلوں میں جو ریلیف ہے وہ جو حکومتی دعوے ہیں ان کو دھوکہ قرار دیا گیا ہے میڈیا رپورٹ میں. اور وہ دھوکے ہیں کیا؟ وہ یہ ہے کہ حکومتی دعوے جو ہے وہ دھوکہ نکلے کہ غریب آدمی کو جو ہے بجلی کے بل میں ریلیف دیا جائے گا. 200 یونٹ والے صارفین پر بھی جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ مکمل معاف نہیں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے 9 روپے 90 پیسے یکمشت وصولی نہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. منصوبہ کے تحت حکومت ماہانہ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے مرحلہ وار وصولی کرے گی. پیسے لیں گے ضرور, لیکن اب قسطوں میں لے لیں گے. غریب کو جو بل پڑ گیا وہ پڑ گیا, وہ اب نہیں جاتا کہیں, اس کو قسطوں میں طریقے سے وصول کر لیں گے, نکلوائیں گے غریب سے ہی. غریب کی جیب سے یہ بل نکلے گا, آج نہیں نکلے گا تو کل نکلے گا. اور اگر یہ تھوڑا بہت پیسہ کم بھی کریں گے تو تب بھی لوگ کیسے بل ادا کریں گے؟ ایک درجن قسم کے تو ٹیکس لگا دیے ہیں اس کے اندر انہوں نے. تو بجلی جتنی مہنگی اس دور میں ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگی بجلی کبھی نہیں تھی. اور میرے خیال میں تو پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے مہنگی بجلی بیچ رہا ہے. میں کل اس کو چیک کرواؤں گا اور خود بھی دیکھوں گا, ہم اس پہ ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب پاکستان کی جو بجلی ہے وہ شاید دنیا کی سب سے مہنگی بجلی ہے, اور ابھی لوگوں کو مزید دھوکہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے.
उधर तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड लगाया और वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का एक नया रिकॉर्ड, वो ऐसे लग गया कि उन्होंने कहा था कि जो इमरान टाइगर्स हैं उसके अंदर नौजवान जो हैं वो शमूलियत इख्तियार करें। तो 15 घंटे के अंदर व्हाट्सएप पर 42,000 अफराद ने रुजू किया है, रब्ता किया 42,000 15 घंटे के अंदर। और ये जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अब तक 2,88,000 अफराद रब्ता कर चुके हैं, यानी लाखों नौजवान अब तक इमरान टाइगर्स के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए रब्ता कर चुके हैं। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त तक तबाही कितनी फैली है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, 830 से ज़ायद अफराद जांबाक हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुंजमद हो गया है और सैलाब के बायस 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 313 बच्चों समेत 850 के करीब अफराद जांबहक हुए हैं और 1300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जो बाकी नुकसान है उसमें यह है कि 4,13,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, 20 लाख एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, 313 बच्चे जांबहक हुए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। 7,07,000 मवेशी, 2,886 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो भी तबाह हुई हैं और 129 पुल जो है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी तबाही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये इतनी बड़ी तबाही है कि जब ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में शायद इसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा बड़ा है। तो पाकिस्तानियों को मदद करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है और पाकिस्तानी सियासी क़यादत को, जिनमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं इमरान खान साहब की समझता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।